तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन सिविल सेवा परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें, इसके सिलेबस की चुनौतियाँ, इस परीक्षा के समय में निभाए जाने वाले मनोविज्ञान के बारे में और इसकी तैयारी के समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, पाठ्यक्रम को किस तरह से हम लोग तैयार करें और कम समय में सफलता प्राप्त करने का क्या रहस्य हो सकता है। तो आप हमारे समय समय पे YouTube के माध्यम से वीडियो देखते रहे होंगे और हमारी बहुत सारी कक्षाएं इसके ऊपर संचालित होती रहती हैं। परंतु आज हम इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, क्योंकि चूँकि एक विशेष श्रृंखला है और अभी कोविड-19 के लॉकडाउन और इन सब से हम लोग जूझ रहे हैं, तो न केवल परीक्षा की तैयारियां करनी है बल्कि अपना मनोबल भी बनाए रखना है और ये जो इतनी कठिन परीक्षा है इसमें सफलता भी प्राप्त करनी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो परिचर्चा आरंभ की जा रही है, इसी श्रृंखला में मैं आज आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम तक का जो एक सफ़र है उसका एक संक्षिप्त यात्रा हम लोग करेंगे और आशा है आप लोग सभी इसमें जुड़े रहेंगे और इसके माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन करके इस परीक्षा की चुनौती को पार कर सकेंगे। तो इस परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण चरण माने गए हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। सामान्यतः यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग होने के कारण उसका एक दायित्व उसको जिम्मा सौंपा गया है कि आप अनुशंसा करेंगे उन उम्मीदवारों की जो योग्य हैं। तो आप योग्य उम्मीदवारों को चयन करके हमें सूची देंगे। तो यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स देती है, ऐसे उम्मीदवार जो सिविल सर्विसेज में आने के इच्छुक हैं और ग्रेजुएट हैं, वो इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए भागीदार बन सकते हैं। 30 से 40 महत्वपूर्ण क्लास 1, क्लास 2 सर्विस, क्लास 2 सर्विसेज बहुत कम है, इसको हम लोग सामान्यतः ग्रुप बी एलाइड एग्ज़ाम में ग्रुप बी सर्विसेज हम लोग कहते हैं एलाइड सर्विसेज में। लेकिन जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें कहा जाता है, वो क्लास 1 सर्विसेज होती हैं। सीधा आप क्लास 1 में प्रवेश करते हैं, जबकि आप स्टेट सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन से जब आप स्टेट सर्विस में जाते हैं तो चाहे पुलिस में जाएं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, वहाँ पर आप क्लास 2 और क्लास 3 के लिए अपीयर होते हैं। वहाँ आप क्लास 3 और क्लास 2 की तैयारी करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्लास की आपको, तो आप फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी बनते हैं, फर्स्ट क्लास के अधिकारी बनते हैं। प्रथम श्रेणी की नियुक्तियां यहाँ से की जाती हैं। तो नियुक्तियों की अनुशंसा सरकार को, डीओपीटी को, गवर्नमेंट को यहाँ से होती है। उसके बीच में प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही ये सारा काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवांस वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, मिनिस्ट्री के माध्यम से होता है। परीक्षा के जो अलग अलग चरण हैं, हमारा बाकी की चीज़ें जो है जैसे कैडर एलोकेशन है, सर्विस एलोकेशन है या ट्रेनिंग है, उसमें हमारा बस या हमारी जो मेहनत है वो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि वो वहाँ से डिसाइड होते हैं। उसका डिसीजन मेकिंग उस लेवल पे होता है, ऑफिसर के लेवल पे होता है या मिनिस्ट्री लेवल पे होता है। हमारे हाथ में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो परीक्षा का है, जिससे हम एक बेटर रैंक ला सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं।
अच्छी रैंक पे यदि हम पहुंचते हैं तो हमारा मनपसंद कैडर भी हमको मिलता है और मनपसंद सर्विस भी हमको मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होम स्टेट में आना चाहते हैं, आईएएस ऑप्ट करना चाहते हैं, आईपीएस लेना चाहते हैं, तो आपके चाहने से नहीं होगा। उसके लिए आपको रैंक लेके आना पड़ेगा। वो रैंक जब होगी तो उस रैंक पे जा कर के आपको वो पोस्ट मिलेगी। तो कैसे हो सकता है ये सब, कैसे हम लोग रैंक ला सकते हैं? तो पहली जो सीढ़ी है वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। एक समय था जब प्रारंभिक परीक्षा जैसी कोई परीक्षा नहीं थी, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और कम कैंडिडेट होने के कारण उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और ये परीक्षाएं बाद में 1985 के आसपास, 1985 के आसपास जोड़ी गई, जिसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया और एक जनरल स्टडी होता था। बाद में विचार हुआ कि नहीं, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के बजाय जनरल स्टडी से परीक्षा ली जाए, तो उसमें सी सेट करके जोड़ा गया। पहले उसके मार्क्स जो है वो मेरिट बनाने के लिए जोड़े जाते थे और बाद में उसमें भी कुछ एनोमलीज थी जिसकी वजह से उनको भी बाहर किया गया और केवल जीएस के माध्यम से सिलेक्शन की प्रोसेस की गई। केवल क्वालिफाइड बना के रख दिया गया सी सेट को। तो अभी आप जो सी सेट का पेपर देते हैं उसमें आपको लगभग 33% मार्क्स लाने, तो जो आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाइए ताकि आपका फर्स्ट पेपर चेक हो सके आसानी से। फर्स्ट पेपर के माध्यम से एक उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसके माध्यम से आपको एक मेरिट मिलेगी, उसमें कट ऑफ होगा, उससे ऊपर जितने बच्चे होंगे वो सारे सेलेक्ट होंगे। तो कितने सेलेक्ट होते हैं? टोटल जो वैकेंसी होती है उसके लगभग 15 टाइम्स, 15 गुना बच्चे जो है उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। हमारे लिए चूँकि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम उनको बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सामान्य भाषा में उनको हम उम्मीदवार कहते हैं, कैंडिडेट कहते हैं, जो प्रशासनिक योग्यता को वांछित करते हैं और जो अपेक्षा रखते हैं कि हमारी नौकरी अगर इस रूप में लगेगी तो हम देश की सेवा करेंगे, प्रशासन की, लोगों की सेवा करेंगे। नाम उसका लोक सेवा आयोग। तो पब्लिक सर्विस के लिए जो लोग आना चाहते हैं, ऐसे सामान्यतः 1000 सीट्स का अभी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा नीचे होता है और कभी 150 ऊपर होता है। तो लगभग 1000 सीट यदि हम मान के चलें तो 13,000 से 15,000 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं प्रीलिम्स में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। अब ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो सेलेक्ट बच्चे हैं, ये कैंडिडेट अब जा कर के मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जहाँ से 2.5 से 3 गुना लोग, टोटल सीट्स का 2.5 से 3 गुना लोग जो है वो साक्षात्कार के लिए, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। लगभग यही ट्रेंड जो है वो राज्यों में भी होता है। स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, यही एक तरीका होता है। आते हैं फिर से पहले चरण में कि पहला चरण चुनौतीपूर्ण क्यों है। पहले चरण को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यूपीएससी ने बना दिया है, और चुनौतीपूर्ण इसलिए बना दिया है कि वैसे आप जा कर के देखेंगे तो ये आपकी परवरिश पे, आपकी जो सोशलाइजेशन हुआ है, आप जहाँ बड़े हुए हैं, आपका जहाँ प्राइमरी एजुकेशन हुआ है, जहाँ हायर एजुकेशन हुआ है, उन इंस्टीट्यूशन के कल्चर पर डिपेंड करता है कि आपके लिए पहला वाला चरण महत्वपूर्ण है यानी कठिन है, या सेकंड वाला कठिन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग करने का जो तरीका है वो बहुत एडवांस है और बहुत अच्छा है, वो टू द पॉइंट लिखना जानते हैं, अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर लेते हैं, प्रश्न उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, सेगमेंट करना उनको आता है, उसका सेगमेंटेशन वो तुरंत कर लेते हैं, और एप्रोप्रिएट आंसर जो भी उसका बनता है वो एक मॉडल आंसर जैसा आंसर वो बना सकते हैं। ये उनके आदत में होता है, उनके नोट्स में होता है, उन्होंने ऐसे कंपटीशन में भाग लिया होता है, डिबेट में भाग लेने से वो काफ़ी हद तक इंटरव्यू में खुल करके जवाब दे पाते हैं, अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो किसी की इंटरव्यू की तैयारी पहले से बहुत अच्छी होती है, किसी की मेंस की तैयारी पहले से बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है कई बार प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो अलग प्रकार की स्किल मांगता है थोड़ी सी। वैसे हम जो अपनी तैयारी के दौरान बात करते हैं उसमें तीनों तैयारी को एक साथ रखने की बात करते हैं।
प्रीलिम्स के लिए भी हम उसी तैयारी की बात करते हैं, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। लेकिन अगर किसी का हैंडराइटिंग बढ़िया है, कोई बहुत ही अच्छी स्पीड से लिख पाता है, प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लेता है, शुरू से टू द पॉइंट लिखने की आदत है, तो उसको मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मेंस में वो बहुत आसानी से लिख पाता है और मुख्य परीक्षा को दे पाता है। लेकिन प्रीलिम्स जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता। पर एक चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रीलिम्स क्रॉस करने के लिए नॉलेज नहीं रखता, उसका मेंस निकलने की संभावना भी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का मात्र प्रीलिम्स नहीं निकल रहा और मेंस जो है वो बहुत आसानी से निकल रहा है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम 1 या 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि केवल प्रीलिम्स की वजह से रुके पड़े हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस आया पिछले 25 सालों में, वो ये है कि ये जो बच्चे प्रीलिम्स बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन 60% ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस किसी भी हालत में नहीं निकलता, वो निकल ही नहीं पाते। क्योंकि मेंस का स्किल जिसके पास है उसका प्रीलिम्स रुकना बहुत कम होता है। 1 या 2% ऐसे बच्चे हैं जो मेंस तो बहुत अच्छे से निकाल लेंगे और अपना ऑप्शनल भी बहुत अच्छा कर लेंगे, मेंस का जीएस के सारे पेपर निकाल लेंगे, लेकिन वो प्रीलिम्स में अटक जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन 60% टाइम हमने ये देखा है, ऐसा 1 या 2% बार होता है, लेकिन 60% बार हमने ये देखा है कि उनका प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन मेंस नहीं निकलता, मेंस नहीं निकाल पाते। मेंस क्यों नहीं निकाल पाते वो? क्योंकि अब तो कंपटीशन बहुत कम हो गया, देखा जाए तो। नहीं, कंपटीशन बढ़ गया। मेंस का अपना एक स्टाइल है, हालांकि मेंस उतना टफ नहीं है, प्रीलिम्स ज़्यादा टफ बनाया हुआ है। प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती कहीं। तो जिन लोगों में स्किल्स ऑलरेडी हैं, जो टू द पॉइंट ऑलरेडी लिखना जानते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी रखते हैं, स्पीड से लिखना जानते हैं, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और जो बहुत अच्छे से अपने आंसर को अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उन लोगों के लिए मेंस उतना टफ नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स क्यों टफ बना रहता है? क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस भी एक तरह से देखा जाए तो करंट अफेयर्स तो हर साल बदलता है, और दूसरा पिछला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में काम नहीं आता। प्रीलिम्स में रिपीटेशन बहुत कम होता है, तो पिछली बार यदि आपने बहुत अच्छा कर लिया था तो ये आवश्यक नहीं है कि इस बार भी आप बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है कि आप पिछली बार 70 क्वेश्चन ठीक कर रहे थे 100 में से, इस बार हो सकता है आप 60 से नीचे चले जाएं, क्योंकि प्रश्नों में जब धोखा मिलना शुरू होता है, इल्यूज़न जब आता है और जब धोखा मिलना शुरू होता है तो कई बार लाइन लग जाती है। जैसे हम क्रिकेट टीम में देखते हैं कि पहला आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ और ये 6-7 विकेट हो गए और अभी तो 100 रन भी नहीं बने। तो ऐसा कई बार प्रीलिम्स में लोगों के साथ हो जाता है कि लगातार प्रश्न गलत हो जाते हैं, और लगातार इतने सारे प्रश्न गलत होने का नुकसान ये होता है कि प्रीलिम्स जो है वो बहुत टफ हो जाता है। तो क्या वाकई में प्रीलिम्स टफ है? क्या हम उससे पूरी एक रणनीति के साथ उससे निपट सकते हैं? बिल्कुल निपट सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए कम से कम 12 से 13 लाख लोग जो है उसका फॉर्म भरते हैं, और उसमें से मात्र 13 से 15 हज़ार लोग, 16 हज़ार लोग सेलेक्ट होते हैं। अलग अलग साल की वैकेंसी के आधार पर निर्भर करते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोग बैठते हैं, अब वो अपीयर नहीं हो पाते, उतने लोग फॉर्म डालते हैं, तो अपीयर 50% लोग होते हैं, यानी कि 6-7 लाख लोग अपीयर होते हैं। उसमें से सिंसियर स्टूडेंट और कम होंगे डेफिनेटली, लेकिन कंपटीशन टफ है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तमाम जितने भी स्ट्रीम से लोग निकले हैं, पीजी हैं, यूजी हैं, जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सब के सब लोग यहाँ आकर के एग्ज़ाम के लिए ट्राई करते हैं। तो कंपटीशन निश्चित रूप से टफ हो जाता है। दूसरा, सिलेबस बहुत संक्षिप्त दिखाई पड़ता है, लेकिन संक्षिप्त है नहीं। वो सिलेबस की गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत स्टैटिक पोर्शन और करंट, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक डायनामिक हो जाता है, एक स्टैटिक हो जाता है। तो जो डायनामिक पार्ट है वो आपका करंट से जुड़ करके चलता है, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी लें,
चाहे आप पॉलिटी लें, चाहे इकोनॉमी लें, इंटरनेशनल रिलेशन लें, सोशल इश्यूज़ लें, किसी भी टॉपिक को लें, उसको करंट सिनेरियो से जोड़ करके आपको देखना पड़ता है। तो हर चीज़ को करंट से जोड़ करके देखने की आदत डालनी पड़ती है। तो एक साल की तैयारी दूसरे साल उतनी काम नहीं आती, 10% रोल प्ले करती है अगले साल। पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड 10 से 20% होता है। अगले साल का करंट अफेयर्स और डायनेमिक पार्ट आपको 80% नया तैयार करना पड़ता है। स्टैटिक पार्ट जरूर कैरी फॉरवर्ड होता है, वो तो आपके 20-25 सालों का भी हो जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ट्रेंड बदलता है। मैंने इस ट्रेंड में एक चीज़ देखी है, 3 पार्ट मैंने आपको पहले भी, शायद आपने अगर क्लासेस सुनी हो हमारी तो बताए हैं। उनमें इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट, और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी वाला पार्ट, और करंट अफेयर्स वाला पार्ट। ये 3 जो पार्ट हैं ये गेम करते हैं। यहाँ से कभी भी किसी भी पार्ट से 30 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। कभी कभी 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 35 तक भी जा सकता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स उससे जुड़ा हुआ, उससे आ जाएगा। या इंडियन इकोनॉमी और बजट और इकोनॉमिक सर्वे और जो इकोनॉमी की न्यूज़ हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और यहाँ का करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, यहाँ से 25 से 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। या कभी कभी ओनली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो जो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, मिंट है, ऐसे जो न्यूज़पेपर हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, उनके आर्टिकल जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं सबसे ज़्यादा। हिस्ट्री उतना फ्लक्चुएट नहीं करता, वो 10 to 15 क्वेश्चन उसका फिक्स है। पॉलिटी 15 to 20 क्वेश्चन वाला उसका एरिया फिक्स है। बाकी सारे जितने भी सेक्टर हैं जिसको हम स्टैटिक पार्ट बोलते हैं, वो अपना 10 to 15, 20 तक का जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्वेश्चंस का वो होता है। ज्योग्राफी उतना फ्लक्चुएट नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चेंज आता है हर साल परीक्षा के ट्रेंड में वो है प्रीलिम्स में, खास करके इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। इन तीनों में से कोई एक गेम कर जाता है, यानी कि 2 तो 15 के आसपास रह जाते हैं और एक 30 तक पहुंच जाता है, कई बार 35 तक भी चला जाता है। और वो एक जो 35 तक जाता है उसके लिए एक लोग तैयार नहीं होते। कई लोगों को लगता है कि 2 साल से इन्वायरमेंट काम कर रहा था तो वो इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को लाइट ले लेते हैं। तो यही हुआ 14-13 में, जब वो इन्वायरमेंट काम कर रहा था, तब 15 में आकर के लोगों ने उसको डाइल्यूट, अपना तैयारी जो है वहाँ कम रखी करंट अफेयर्स में और इंडियन इकोनॉमी में। तो वो 16-17 में आप देखेंगे आकर के कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हो गया, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो गया, और वो 2-3 साल तक करंट अफेयर्स का माहौल रहा, और अचानक से फिर इंडियन इकोनॉमी वाला आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम से लेके, प्लान से लेकर के, और तमाम चीज़ें जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई, उसका करंट अफेयर्स भी। तो ये जो ट्रेंड है ये हमको एक तरह का, स्टूडेंट को लगता है कि उसको धोखा दिया है, या यूपीएससी ने चीट किया है, या यूपीएससी बहुत वो, या कुछ लोग उसको तारीफ़ भी करते हैं कि ये बहुत स्मार्ट हैं, ये स्टूडेंट्स को उस तरह से मौका नहीं देते, और वो नहीं चाहते कि वो जो बनी बनाई रटी रटाई तैयारी है उससे काम हो जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, वही सरप्राइज़ करते हैं। वो सरप्राइजिंग जो होता है वो यही है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरे सिलेबस को ईमानदारी से उसको सेगमेंट वाइज तैयार करना है। स्टैटिक पोर्शन और करंट डायनामिक वाला पार्ट मान करके अलग अलग तैयारी करनी है, और इस तैयारी के पिछले 8-10 साल के पेपर देख करके यदि आप समझ सकें तो वो चेंज करता है, लेकिन 3 से ज़्यादा चेंज नहीं होते। यानी वही इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, ये 3 चीज़ें इस रूप में यदि आप तैयार करते चलें तो प्रीलिम्स काफ़ी हद तक आप सेव कर सकते हैं। और उसके अंदर चूँकि जो कट ऑफ का रेंज जाता है वो 95 से 105 के बीच जाता है जनरल के लिए, 95 से 105। तो आप मान के चलिए कि 100+ यदि आप मार्क्स लेके आते हैं तो 100+ मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 63 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे। 100 में से 64 क्वेश्चन यदि आप पूरे 100 अटैम्प्ट करते हैं तो। 100 अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपके 60 भी काम कर जाएंगे। 60 क्वेश्चंस भी होंगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप निकाल ले जाएंगे इस एग्ज़ाम को। अगर आप केवल 60 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं और 90 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं।
बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिनाई इसलिए होती है कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बच्चे जो कट ऑफ के बहुत नज़दीक जा कर के निकल जाते हैं बाहर। उसका कारण है कि उन्होंने तैयारी के लिए प्रैक्टिस नहीं की होती, इसलिए ये प्रैक्टिस मांगती है, ये तैयारी थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है। और ख़ास करके टेस्ट सीरीज़ को अगर हम लोग ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग तो हमारे यहाँ बच्चों को करीब 140 टेस्ट करवाते हैं, 140 टेस्ट सीसेट और जीएस के, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को एक आदत हो जाती है रोज़ एग्ज़ाम देने की। अभी 140 टेस्ट करवाना लगभग 100 अटैम्प्ट के बराबर होता है। लगभग आपने 100 अटैम्प्ट कर लिए हों, उसके बराबर एक्सपीरियंस उनको आ जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरे बच्चे भी इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और बहुत सारे और माध्यम हैं जो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिलते हैं तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं। कोचिंग क्लासेस अपने प्रैक्टिस पेपर्स, मॉडल और ऐसे पेपर निकालती हैं और मॉक टेस्ट लेती है। तो ये टेस्ट जो हैं आपको आइडिया देते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से। कई लोग बच्चे जो है वो टेस्ट को इस तरह का विषय मानते हैं कि टेस्ट बिल्कुल आखिरी में देना चाहिए, मतलब जब हमारी तैयारी हो जाए तब देना चाहिए। जबकि हमारी मान्यता है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है या जब वो पढ़ाई शुरू कर रहा है, ठीक उसी समय उसको टेस्ट दे लेना चाहिए। क्योंकि जब वो पढ़ाई शुरू कर रहा है, कई बार पढ़ते पढ़ते 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाता है, और साल भर बाद वो जब टेस्ट देता है तब उसको पता चलता है कि उसको इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ना चाहिए था। तो बहुत लेट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि हमको ये प्रश्न किस प्रकार से पढ़ना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए आप असहयोग आंदोलन को पढ़ रहे हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ रहे हो, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ने के साथ ही प्रश्न जब पूछा गया तब उसने पूछा कि ये कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने का या उसको ख़त्म करने का, ये कारण था कि ये असफल कहा जाता है, ये कारण था कि उसे गांधी जी ने इस तरफ मूव कर दिया। तो ये जो तरह तरह से कारण पूछे जा रहे हैं, असफलता के कारण पूछे जा रहे हैं, उसको इधर घुमा दिया उसका कारण पूछे जा रहे हैं, शुरू करने का कारण पूछा जा रहा है। तो क्या होता है कि जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी जो एक ट्रेडिशनल तरीका है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाने का, अलग अलग जगह पर कई जगह पर तो काफ़ी एनालिटिकल होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में कई सारे ऐसे कैंपस हैं जहाँ पर उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, डिबेट के तौर पे भी पढ़ाया जाता है, बच्चों के एनालिटिकल माइंड का विकास किया जाता है। लेकिन जहाँ ऐसा वातावरण नहीं होता है, उन बच्चों को ट्रेडिशनली पढ़ने की आदत होती है, वो रूटीन में उसको पढ़ जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब वो पेपर देते हैं तो आंसर गलत निकाल लेते हैं, आंसर बी था, आपने सी या डी निकाल लिया। तो आप क्यों नहीं पहुँच पाए, आप एलिमिनेशन क्यों नहीं कर पाए, आप मल्टीपल चॉइस में से सही वाली चॉइसेस क्यों सेलेक्ट नहीं कर पाए, आप क्यों नहीं कर पाए कि 1, 3 और 4 सही है, 2 वाला गलत है, तो 2 को एलिमिनेट करना क्यों नहीं आया आपको, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, ये क्यों नहीं निकाल पाए। आप क्यों नहीं निकाल पाए, आप इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि आपने उस एंगल से पढ़ाई नहीं की है। तो यदि हम कुछ टेस्ट दे करके आदत डाल लें तो जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमारा पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और हमको ये समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं मात्र उससे बात बनेगी नहीं। तो इसके साथ साथ सपोर्ट में हम लोग ये भी ख्याल रखें कि इसमें जो चीज़ें नहीं आई हैं वो भी पूछी जा रही हैं, दूसरी चीज़ इसमें जो आई हैं उनको भी घुमा के पूछा जा रहा है। बल्कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल रटने मात्र से काम नहीं होगा, बल्कि उसको समझना पड़ेगा और समझ के लिखना पड़ेगा। तो जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको समझ में आता है। तो टेस्ट से शुरुआत में देने से ये फ़ायदा है कि हमको पढ़ना कैसे है ये समझ में आता है। और यदि हम टेस्ट आखिरी में देंगे तो फिर हमने जो 1 साल मेहनत कर ली है, 1.5 साल मेहनत, इसीलिए कई लोगों को कई अटैम्प्ट लग जाते हैं। बहुत सारे अटैम्प्ट लगने का कारण यही है कि उनको ज़्यादा अटैम्प्ट लगने का कारण ये है क्योंकि उन्होंने टेस्ट को उस तरह से नहीं लिया। तो
एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस परीक्षा को सरल बनाया जा सकता है, प्रॉपर इसका विभाजन करके और इसका सेगमेंटेशन करके और इसको अलग अलग सेगमेंट में अच्छे से पढ़ाई करके, स्टैटिक पार्ट को और डायनेमिक पार्ट को। दूसरी चीज़, ये जो प्रश्नों का स्वरूप है ये हर साल का अपना एक नया स्वरूप होता है। 2018 का जो आपको पेपर देखने को मिलेगा वो 2018 का ही पेपर है, वो 18 में ही आया है। 2019 में उसके रिपीट होने की संभावना या उसके जैसा पेपर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में, राजनीति में, इतिहास में और स्कूल कॉलेज के डिबेट में, गोष्ठियों में, परिचर्चाओं में बहुत अच्छे से तैयार की जाती हैं। बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मुद्दे बनते हैं और उन पे डिबेट होती है, उन पे साहित्य लिखा जाता है, तमाम प्रकार की वर्कशॉप और सेमिनार होते हैं। ऐसी चीज़ों को भी यहाँ स्थान मिलता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में अगर आपको पर्यावरण के ऊपर मुद्दे को लें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का, सतत विकास से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न, ओजोन इफेक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न, ये सारे जो इस प्रकार के मुद्दे हैं पर्यावरण के, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाला पार्ट, हर साल कहीं न कहीं एक या दो प्रश्न जो है इनके हमको मिलते हैं। तो हम निकाल सकते हैं, जो प्रिजम्पटिव एरियाज़ हैं उनको निकाला जा सकता है। हम कर सकते हैं कि पहले से कि किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं या कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो अगर हम ध्यान रखें इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस पे, इस प्रकार की समीट्स पे, ऐसे एजेंडा पर और ट्रीटीज़ पर और ऑर्गेनाइजेशंस जो इवेंट्स करते रहते हैं या फिर डिकेड मनाते हैं, ईयर मनाते हैं या कोई स्लोगन देते हैं या फिर टारगेट सेट करते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें हम लोग फोकस करते रहें और इनको ध्यान रखते रहें तो बहुत आसानी से हम लोग उन एरियाज़ को समझ सकते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है प्रीलिम्स। तो इस प्रकार से आप क्रैक कर सकते हैं अपने इस परीक्षा के पहले चरण को। तो आइए इसके दूसरे चरण में चलते हैं और मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, रिटन एग्ज़ाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव थे और यहाँ आप अपना यूनिवर्सिटी पैटर्न पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से आप अपना आंसर कॉपी में आंसर लिखते हैं वैसा है। लेकिन अभी इन दिनों में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम नहीं है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की या फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम बनाने की। अभी बना सकते हैं लेकिन लिमिटेड स्पेस में आपको करना होगा। मुझे लगता है अभी भी वर्ड लिमिट में लिखने के लिए टू द पॉइंट अप्रोच सबसे बेस्ट होगा और आप टू द पॉइंट अप्रोच में जा कर के वहाँ अगर ये आंसर फ्रेम करते हैं तो बहुत आसानी से आप मार्क्स ले सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है 4000 वर्ड्स लिखना। लगभग आपको 4000 के आसपास शब्द लिखने होते हैं क्योंकि 150 वर्ड्स के लगभग 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस आपके 250 वर्ड्स के, दोनों मिला के 4000 वर्ड्स हैं। 4000 वर्ड्स को आपको लिखना है क्योंकि बहुत आसानी से हम 3-3,500 शब्द लिख सकते हैं 3 घंटे में और 10-15 मिनट हमको पेपर को समझना और दूसरी जो क्लरिकल जो क्वेरीज इंक्वायरी होती हैं उनको पूरा करना या सिग्नेचर करना, इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो हमारे पास बहुत उसका टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए हमको वर्ड्स वाइज। तो जो बच्चे अभी तक लिखने की आदत में, जो अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अभी तो हर साल लिखते हैं, घर पे भी नोट्स बनाते रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा जो रोज़ लिखते हैं, जिनकी आदत है, उनके लिए एग्ज़ाम उतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। नहीं तो लिखना भी अपने आप में चैलेंज है, राइटिंग मैनेजमेंट भी अपने आप में, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे ही नहीं कर पाते आप, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। अटेम्प्ट नहीं हो पाता तो आपके लिए जो है वो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। जैसे 50 ओवर का गेम था तो आपके लिए 40 ओवर का गेम रह जाएगा, केवल 40 ओवर का गेम हो गया। अब आपको मैच भी जीतना है, सामने वाले ने 320 रन बनाए हैं 50 ओवर में, आप अब 40 ओवर में 321 रन बना के बताइए, तो आपने रिसोर्सेज अपने कम कर लिए। तो अपने रिसोर्सेज कम करना जो है वो कतई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। तो एक तो हमको ये आदत डालनी चाहिए कि हम
कम समय में अपने आंसर्स को पूरा कर सकें और कॉपी पूरी कर सकें। तो ये प्रैक्टिस पे आएगा, यहाँ पे भी टेस्ट वाला फैक्टर काम करेगा। लेकिन दूसरा है स्टाइल आपका तैयारी के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं कलेक्शन, तैयारी कैसे करेंगे। एक तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जीएस के पेपर हैं, 3 पेपर शुरू में जो होते हैं वो आपके स्टैटिक और करंट पोर्शन वाला पार्ट जो जीएस का आपने प्रीलिम्स में तैयार किया है, लगभग वही सिलेबस है, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया गया है और टारगेटेड अप्रोच हो सकता है। आप पहले से तय कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ से इन सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन की संभावना है तो वो आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न आ जाता है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी से एक प्रश्न बनेगा मतलब बन जाएगा। तीसरे पेपर में ये दोनों प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और आते हैं, लगभग हर साल आते हैं। फर्स्ट पेपर में जा कर के देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं तो आते हैं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर होता है तो उसके सेक्शंस को आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी में खास करके डिज़ास्टर से जुड़े हुए प्रश्न या जो क्राइसिस हैं तरह तरह के, या कोई मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो ज्योग्राफिकल मैनेजमेंट है, जो एक तरह से एक कलेक्टर की टेबल पर कौन कौन सी ज्योग्राफी हो सकती है। डेफिनेटली क्रॉप के बारे में बहुत कुछ हो सकता है, डेफिनेटली ड्राउट मैनेजमेंट के बारे में हो सकता है, रेनफॉल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं। तो ज्योग्राफी की वो चीज़ें जो एक कलेक्टर की टेबल पे काम आती हैं, खास करके रिमोट सेंसिंग भी बहुत सारी समस्याओं का पता लगाने के लिए, क्रॉपिंग पैटर्न का पता लगाने के लिए, और अब तो ये जो नया किसान कानून है, फॉर्म लॉज हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं, फिर करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें भी वहाँ जुड़ जाती है। तो बहुत आसानी से आप पुराने पेपर्स देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेपर कैसा होगा। तो ये जो चीज़ें होंगी ये कही जाती हैं कि ये आपका प्रीलिम्स पेपर, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो कवर करती हैं। सेकंड पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटी है। तो पॉलिटी आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं और मैंने आपको बताया था कि अभी प्रीलिम्स वाले सेक्शन में कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो देखिए ये भी इतना कम समय वाले लेक्चर में तो ये सब इतना बताना संभव नहीं है। तो आप यूट्यूब पे जो हमारे दूसरे लेक्चर्स हैं वहाँ जा कर के देखेंगे तो वहाँ आपको पॉलिटिक के और स्पेशल तरीके मिल जाएंगे कि कहाँ कैसे प्रश्नों, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसकी तैयारी की जाती है। उस पर डिटेल काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, तो उसको आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटी काफ़ी सर्टेन एरिया है। पॉलिटी का सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है, उसकी बुक्स भी बहुत स्पेसिफिक होती हैं और बहुत लिमिटेड उसमें दिया रहता है। हमारे नोट्स जो हैं उसको पॉलिटी के बहुत अच्छे बने हैं और वहाँ जो है आप जा कर के पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूरे ठीक होने की संभावना होती है। जहाँ 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप पूरे 20 ठीक कर सकते हैं। पॉलिटी के बारे में ये है। दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए सेकंड पेपर में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि उनका वो सेक्शन बहुत मजबूत होता है। वहाँ काफ़ी कुछ निर्धारित है क्योंकि अभी तक जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने हैं उनके बारे में यदि पूछा जा रहा है तो वो 4 या 5 कमीशन आपको पता है तो आप आसानी से उनके बारे में बात कर सकते हैं। फेडरलिज्म के बारे में अगर प्रश्न आता है तो फेडरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी जो 10-15 इश्यूज़ होते हैं उसके, फाइनेंशियल वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, लीगल वाला, तो वो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। उसी के आसपास रिफॉर्म्स भी हुए हैं, वहीं सारे डिस्प्यूट्स भी हैं और उन्हीं में कुछ सेक्शंस हैं, चाहे सेक्शन हम 356 की बात कर लें या जो भी, जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं। तो जुडिशरी भी उसके ऊपर बराबर डिसीज़न देती रहती है, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सेकंड पेपर की तैयारी इस तरह से हो सकती है। सोशल इश्यूज़ के लिए और दूसरे जो जनरल इश्यूज़ हैं उसके लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, एक मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं। यहाँ जो मैंने करंट अफेयर्स के बारे में आपको प्रीलिम्स के समय बताना था वो मैं फिर बता दूँ आपको। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ चलती है। आप बेसिकली मेंस की तैयारी करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। सिविल सर्विसेज के अंदर आप और कोई तैयारी नहीं करते, आप सिर्फ मेंस की तैयारी करते हैं और सिर्फ मेंस की तैयारी करते करते आपका प्रीलिम्स और इंटरव्यू अपने आप निकलता है क्योंकि मेंस की तैयारी अपने आप में पूरी कंप्लीट एंटायर तैयारी है। आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं
उसी से आपके प्रीलिम्स के प्रश्न बनते हैं, उन्हीं के बीच बीच में से प्रीलिम्स के प्रश्न बनाए जाते हैं और वहीं से फिर इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी ही मुख्य तैयारी है। और ये तैयारी जो होती है ये आपको कई तरह के चीज़ों को कलेक्ट करके करनी पड़ेंगी, यानी प्रामाणिक किताबें भी आपको पढ़नी हैं। कई लोग एनसीईआरटी का हवाला देते हैं कि एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल एनसीईआरटी से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो मैं जो उसका उदाहरण देता हूँ वो सूप के साथ देता हूँ। जैसे आप सूप पीते हैं तो सूप से आप सूप खाना नहीं है, सूप पीने के बाद आप, कई लोग बोलते हैं कि क्या हम खाना खा लें, सूप पीना ज़रूरी है, तो वो आवश्यक भी नहीं है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप सूप पीना ज़रूरी है खाना खाने, कई लोग पीते हैं, कई लोग नहीं भी पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वो आईएएस नहीं बन सकता, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी के बेसिक कंसेप्ट वैसे भी क्लियर हैं तो उसको एनसीईआरटी थोड़ी मदद कर देती। कभी कभी एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं प्रीलिम्स में, खास करके उसके बॉक्सेस में से आ जाते हैं, बोल्ड लेटर में से आ जाते हैं, कोई पिक्चर बना हुआ उसके नीचे से कहीं से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आसान कर देता है। लेकिन यहाँ आपको एक मटेरियल मैं सजेस्ट करूँगा मेंस की तैयारी के समय में, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे कल्चर पढ़ रहे हो, चाहे आप इन्वायरमेंट का कोई हिस्सा पढ़ रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, इकोनॉमी के कोई कंसेप्ट या मैक्रो इकोनॉमी की कोई अच्छी थ्योरीज़ पढ़ना चाहते हो, या मैक्रो इकोनॉमी के माध्यम से आप सोशल चेंज या इकोनॉमिक चेंज, और ख़ास करके जब हम पूंजीवाद और समाजवाद और इसकी बातें करते हैं, और ख़ास करके वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट का जो एक अप्रोच आता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो है वो ई ज्ञान कोश है। इग्नू का मैटर है ई ज्ञान कोश, जो सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज देता है, सबसे ज़्यादा तरीका बताता है, टू द पॉइंट उसमें अप्रोच होती है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बाद, एनआईओएस के बाद में तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे उसको मेंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले रखना पड़ेगा। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीदे हैं अच्छी बात है, और आपने जहाँ से भी तैयारी की है अच्छी बात है, लेकिन ई ज्ञान कोश को पकड़िए, वहाँ से इग्नू का मैटर डाउनलोड कीजिए, निःशुल्क अवेलेबल है, डाउनलोड करने के लिए है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कई वेबसाइट्स ने अपना लोगो लगा करके उसको डाउनलोड करके अपने वेबसाइट का नाम डाल करके उसमें अवेलेबल करा है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो है वो मेंस की तैयारी आपकी होगी। यहाँ आपको एक ऐसी मार्कशीट तैयार करनी होती है, क्योंकि हर पेपर में आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। हर पेपर में जब आप 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप पर केवल 50% से ज़्यादा हर पेपर में बात नहीं, आपका टारगेट 60% का होना चाहिए, खास करके ऑप्शनल में। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको 60% मार्क्स मिनिमम दे सके, क्योंकि 250 का है, और 250, 250, 500, यानी दोनों पेपर में मिला करके आपको 300 नंबर कम से कम आ सके। तो 500 नंबर होता है जनरल स्टडी के भी 250 के पेपर होते हैं, और ऑप्शनल के भी। तो मैंने आपको सेकंड पेपर तक बताया। थर्ड पेपर जो है वो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के और स्कीम्स को लेकर के, और ख़ास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो ये, और क्वांटम कंप्यूटिंग, और ये जो नया जो अभी जो खास करके जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, है ना, तो ये जब 4th जनरेशन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, जब इसकी हम बात करते हैं तो ये मशीन लर्निंग और जो ये जो चीज़ें आती हैं, ये जो टॉपिक हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 4th पेपर होता है आपका एथिक्स का, एथिक्स वाला पेपर है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें हमारे स्टूडेंट 140 तक जाते हैं, बाकी जनरली इसमें लोग 100 के आसपास, 100, 110, 90 यहीं तक, कई लोग तो 100 से नीचे रहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत अच्छा करते हैं, और क्यों करते हैं इसका, चूँकि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, और गायत्री परिवार और शांति कुंज हरिद्वार
इन संस्थाओं से आप परिचित हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य जी का जो साहित्य है, खास करके अखंड ज्योति जो मासिक पत्रिका है, अगर आप उसकी लैंग्वेज देखें, उसके शब्दों को देखें, शब्द चयन को देखें, उसमें दिए गए सिद्धांतों को देखें, तो आपको अलग से नैतिकता के विकास के लिए, नैतिकता की परिभाषाओं के लिए, शब्दावली के लिए, नैतिकता के प्रति कोई भाषण के लिए कोई अलग से मुझे नहीं लगता, खास करके मैंने अनुभव किया। मैंने तो अपने नोट्स उसी से बनाए हैं और बहुत मैं सलाह दूंगा आपको कि आप शांति कुंज जाते हों, आप किसी गायत्री शक्तिपीठ पे जाते हों या गायत्री परिवार के किसी स्टॉल पे जाते हों, तो वहाँ से कुछ किताबें ज़रूर खरीदिएगा। समझदारों की नासमझी, परिवर्तन के महान क्षण, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा और मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, संकल्प शक्ति की महिमा, और इस प्रकार की जो है बहुत सारी बुक्स हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है। वो सिविल सर्विसेज के 4th पेपर के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करती हैं और वो जितना दम देती हैं शब्दों में, इसीलिए हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। हमारे स्टूडेंट 4th पेपर में सबसे ज़्यादा, देखिए मार्क्स आप कहीं से भी लेके आइए, आपको जीतना है। आपके यहाँ जो है मैच में विराट कोहली ज़्यादा रन बनाते हैं या रोहित शर्मा बनाते हैं या कृणाल पांड्या बनाते हैं, कौन बनाते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। कोई भी रन बना जाए आप जीत जाएंगे। दरअसल आपका मैच का जो टोटल स्कोर बोर्ड है, वो जो आपका टीम का जो स्कोर है वो ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया का स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया का स्कोर 350 370 तक, कोई आदमी 120 मार जाए उससे कोई लेना देना नहीं। ज़रूरी नहीं कि कैप्टन ही लगाएगा, तो ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट पेपर में ही ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। उसी में आप फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आप 112 नंबर से ऊपर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, फर्स्ट पेपर में आप सेंचुरी नहीं मार पा रहे हैं, आप 99 पे अटक गए हैं, तो दूसरा 4th पेपर में मार देंगे। 4th पेपर में आप ज़्यादा ले आइए, ऐसे वाले में ज़्यादा ले आइए, कैसे भी करके आपको अपना टोटल स्कोर आगे बढ़ाना है। तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर 30-40 नंबर दूसरों से ज़्यादा लाते हैं। उसका कारण है कि हमारे पढ़ाने का जो अप्रोच है वो इन मिशन की गतिविधियों से जुड़ा रहता है, तो हम बराबर उसका बच्चों में संप्रेषण करते रहते हैं, बात फैलाते रहते हैं कि अभी ये गतिविधि चल रही है, अभी ये हो रहा है, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती है और ख़ास करके मुसीबतों से टकराना और मुसीबतों से बाहर निकल के आना। 4th पेपर का सिलेबस का हिम्मत वो वहीं से, वो जिसके अंदर ज़्यादा होगी, वो भावना ज़्यादा होगी, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा निकाल ले जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा निबंध का पेपर होता है। निबंध जो है वो 2 निबंध लिखने पड़ते हैं और ये निबंध, यहाँ शब्द सीमा की समस्या नहीं है। शब्द सीमा उतनी नहीं है कि आप 3 घंटे में इस पेपर को नहीं कर पाएंगे, आपके पास समय पर्याप्त होता है। लेकिन डिज़ाइन आप किस तरह से करते हैं, दरअसल उसकी ड्राफ्टिंग में कुछ समय आपको देना पड़ेगा और उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमारे कुछ निबंध के लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वहाँ जा कर के आप निबंध कैसे लिखना चाहिए, निबंध में कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थॉट प्रोसेसिंग आप लोग करेंगे और कहाँ से ऐसे के लिए पॉइंट निकालेंगे और कैसे आप सेक्शन वाइज बांटेंगे और कैसे आप बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से लेकर के या यूनिट लेवल से लेकर के अपने आप को यूनिट मान करके कैसे इंटरनेशनल लेवल तक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, यानी कि कोई समस्या दे दी और उसका सॉल्यूशन आपसे एक तरह से निबंध में पूछा जा रहा है या फिर आपसे एनालिसिस पूछा जा रहा है किसी चीज़ का। कुछ निबंध आजकल फिलोसॉफिकल निबंध पूछने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ फिर मैं अखंड ज्योति को कोट करूँगा कि ये जो पत्रिका है इसको पढ़ने की आदत आपको है तो ऐसे प्रश्न जैसे सत्य कभी परेशान नहीं होता, सत्य परेशान होता है लेकिन कभी हारता नहीं, या इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन उसकी भाषा आम स्टूडेंट को बहुत कठिन लगने लगती है। जिन लोगों को फ़िलॉसफी की आदत नहीं है, जिनको रहस्य सुलझाने की आदत नहीं है, जिनको विश्लेषण करने की आदत नहीं है, ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को देख करके ही घबरा जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है निबंध का बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। तो ये जो तैयारी आप यहाँ करते हैं और यहाँ जो आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने के, आंसर राइटिंग के भी हमारे काफ़ी सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जा कर के देखिए। क्योंकि इतनी कम क्लास में, इतने कम समय में हम आपको इतनी बातें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन 3 चरणों में
आपको करना क्या है, ऑथेंटिक बुक्स की लिस्ट जो है आपको बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, जो प्रामाणिक वेबसाइट्स हैं उन पे अगर जा कर के आप देखना चाहें तो वहाँ से हो सकता है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स को यूज़ करिएगा सोर्स के लिए। सबसे ज़्यादा नोट्स बनाने वालों ने, कोचिंग वालों ने, सब ने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को यूज़ किया हुआ है, और दोनों मीडियम में होती हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हिंदी में भी रहती हैं, इंग्लिश में भी रहती हैं। दोनों मीडियम वालों के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है। मीडियम का इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी इंग्लिश मीडियम जो है उसमें सामग्री ज़्यादा होने से लोग उसको प्रेफर करते हैं। आइए अंतिम बिंदु पे चलते हैं। अंतिम चरण जो इस परीक्षा का, खास करके परीक्षा का अंतिम चरण है, बाकी तो जीवन का एक प्रशासनिक जीवन की शुरुआत तो होना बाकी रहती है, लेकिन अंतिम चरण यहाँ पर जो है होता है वो साक्षात्कार, जिसको हम सामान्य भाषा में साक्षात्कार कहते हैं, और कई लोग इंटरव्यू बोलते हैं उसी को इंग्लिश में। लेकिन जो यूपीएससी अपनी एक आधिकारिक भाषा जो यूज़ करता है उसमें शब्द दिया हुआ है व्यक्तित्व परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षा। व्यक्तित्व जो हमारा मानना है कि व्यक्तित्व 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा भौतिक व्यक्तित्व होता है, जो शरीर होता है हमारा, जो दिखाई देता है, वो उसमें हमारी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है, हम कितने मोटे हैं, पतले हैं, स्मार्ट लगते हैं, कैसे हैं। फिर उसके ऊपर कपड़े जिस तरह के पहने होते हैं हमने, तो वो जो व्यक्तित्व दिखाई देता है फिजिकल वाला, एक तो वो व्यक्तित्व होता है जो भौतिक रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरा व्यक्तित्व होता है कि जब आप बोलते हैं तो व्यक्तित्व बाहर आता है। बोलने वाला जो व्यक्तित्व है वो एक तरह का मानसिक विश्लेषण बाहर आता है, तब आपकी मानसिक स्थिति सामने आती है कि आपकी बुद्धि कौशल कैसा है, आपका मानसिक लेवल कितना है, मेंटल लेवल कितना है। तो मेंटल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी एम्पैथी और कॉम्पैशन, और आपके अंदर कितने सद्गुण हैं इस प्रकार के कि आप, अगर कोई व्यक्ति, परेशान व्यक्ति आपके पास आया तो आप उसकी कितनी मदद कैसे, किस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी प्रशासनिक दक्षता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ होंगी, उनको कैसे यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें जो है ये बहुत आसानी से किसी व्यक्ति को बुलवा करके आसानी से जानी जा सकती है कि उसका मन कैसा है, उसका मस्तिष्क कैसा है, उसके दिल में दया है कि नहीं, उसके मन में करुणा है कि नहीं, वो दूसरों की मदद करने को क्या मानता है, वो यहाँ क्यों आया है, इस परीक्षा को क्यों पास करना चाहता है, बहुत आसानी से। कई लोगों को तो उनके बायोडाटा से जुड़े हुए जो उनका पहला पेज होता है, जिसमें आप डिटेल पूरा अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आप भरते हैं, DAF भरते हैं, उसमें आप फर्स्ट पेज जो होता है जिसमें नाम, फादर्स नेम और पूरा प्लेस और एड्रेस और स्कूल का नाम और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के कई बार जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, वो दूसरे और डॉक्यूमेंट्स में जाती हैं, जिसमें और ज़्यादा डीप में होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, फादर कहाँ काम करते थे, मदर क्या करती हैं, आपका होम स्टेट कौन सा है। ऐसी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इनसे क्या प्रश्न पूछना है, किस बैकग्राउंड से पूछना है। जब ये सब खत्म हो जाते हैं और इनमें नहीं होता तो आपके इंटरेस्ट के फील्ड लिखे होते हैं, वहाँ पूछा जाता है आपसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आप स्कूल कॉलेज के समय में कभी NSS में रहे हैं, NCC में रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में रहे हैं, ये सब डेटा भी होता है। तो आपका काफ़ी अच्छा डेटा जो है उनके पास होता है। फ़ोटोग्राफ दे करके कई लोगों को समझ में आ जाता है। आप फ़ोटोग्राफ चुन करके जो डालते हैं, आप फॉर्म के साथ में जो फ़ोटो लगाते हैं, उससे काफ़ी कुछ समझ में आता है। आपने टी-शर्ट में लगाया हुआ है तो, टाई में लगाया हुआ है तो, सिंपल शर्ट में लगाया हुआ है तो, और दिखने में आप बाल कैसे रखते हैं, कैसा है, वो बहुत आसानी से समझ में आता है। तो आकृति देख करके मनुष्य की पहचान एक किताब है गुरुजी की, तो कभी आप वो भी उन दिनों में समझने की कोशिश कीजिए उससे, ताकि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, पर्सनालिटी टेस्ट से पहले कम से कम अपनी आकृति को ठीक कर लें। ये फिज़िकल अपीयरेंस हो गया, आपका फिज़िकल टेस्ट हो गया। सेकंड हो गया मेंटल, मानसिक योग्यता वाला परीक्षा। और मानसिक वाले में इसी प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा, किसी बच्चे का तो बायोडाटा पर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, पूरा आधा घंटे का, पौन घंटे का। इंटरव्यू का एवरेज टाइम जो है वो लगभग आधा घंटा है, 30 मिनट है। क्योंकि इन दिनों में कोविड है और ये सब है, तो इंटरव्यू के ट्रेंड भी बदले हैं। पिछले समय से जब से लिस्ट, बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है, तब भी इंटरव्यू का टाइम कम हुआ है। लेकिन हम लोग जब देते थे तब इंटरव्यू लगभग हमारा 2-3 बार इंटरव्यू जो है वो 50-50 मिनट तक चला। 1-2 बार 30-35 मिनट तक हुआ, लेकिन बाकी टाइम जो है वो 50-50 मिनट तक, 55 मिनट तक भी चलता था।
तो एवरेज जो है वो 30 मिनट है, लेकिन किसी किसी का, हम लोगों को मानसिक रूप से 45 मिनट के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हमको 45 मिनट के लिए तैयार रहना चाहिए। बायोडाटा पे बहुत अच्छे से प्रश्नों को तैयार करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस पे, फादर के जॉब से रिलेटेड, मदर क्या करती हैं उससे रिलेटेड, हमारा एरिया जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में, हमारा होम स्टेट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जो लोग स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन को भी देते रहते हैं, उनकी स्टेट की तैयारी बहुत हो जाती है, तो उनको इंटरव्यू के टाइम, पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, वो बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते हैं उसको और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। कई लोगों का इंटरव्यू जो होता है वो बहुत अच्छा जाता है, यानी कि पीटी जो है उसमें, पर्सनालिटी टेस्ट में वो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, यानी कि 275 में से वो कुछ लोग 200 भी पहुंच जाते हैं। पहले हम भी जब देते थे तब हमारे समय में 300 था, तो उसमें जो है लोग 220 तक भी लेके आते थे, है ना। तो कभी कभी हमको भी हाईएस्ट जो है 180 मिला हुआ है, तो बहुत आसान है। उसके अंदर 60% मार्क्स जो है बहुत आसानी से ले सकते हैं, और 60% वहाँ से हासिल हो गया तो मतलब आप सेफ़ है। कुछ लोग लाते हैं 70-75% तक भी जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा उसकी। और मॉक इंटरव्यू जो है उसके लिए दिए जाने चाहिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसकी उतना सुधरे, लेकिन वो योग्य व्यक्तियों के पास में जा कर के देना चाहिए। कई लोग इंसल्ट कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं, अनावश्यक रूप से घबरा जाता है आदमी, कि गलतियां बता दी जाती हैं, इतनी सारी गलतियां बताई जाती हैं कि उनको जो है, जो इंटरव्यूअर है वो गलती मानता ही नहीं है। यूपीएससी में जो मेंबर्स बैठेंगे या जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो उसको गलती मानते ही नहीं है, लेकिन उसका अपना एक पूर्वाग्रह होता है, उसका खुद का अपना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है, जो आपका इंटरव्यू मॉक ले रहा है वो फ्रस्ट्रेट है, इंस्टीट्यूट वाला फ्रस्ट्रेट है। इस वजह से कई बार वो आपको इरिटेट कर देता है, कई बार वो आपको रिजेक्ट कर देता है। तो कई बार मॉक इंटरव्यू यदि आप अच्छे संस्थान में नहीं दे रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं दे रहे, तो मैंने अभी पिछले दिनों कुछ मॉक इंटरव्यू जो लोगों ने टीवी पे डाले हुए हैं तो देखें, तो वो अनावश्यक रूप से परेशान कर। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसका मतलब है कि वो कभी इंटरव्यू में गया नहीं है। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने यूपीएससी का इंटरव्यू कभी दिया नहीं है, उसको आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसको इंटरव्यू का। तो बहुत बेतुके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप की जो चीज़ें आपको इधर उधर मार्केट में चलती हुई मिलती हैं यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में, उनसे बचें। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनसे बचना है, उनसे सीखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेवल नहीं है उसका, और ना ही ऐसा इंटरव्यू होता है। तो आप हमारे साक्षात्कार से संबंधित हमारे कुछ यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर साक्षात्कार के बारे में बहुत अच्छे से बताया होता है। उसके बाद आपका तुरंत सेकंड डे या थर्ड डे मेडिकल होता है। चूँकि हमने टॉपिक का नाम जो है एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी टू लवासना लिखा है, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर करवा देता हूँ। तो उसके बाद चूँकि मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो फिज़िकल पैरामीटर्स को मानती हैं, तो उसमें आपकी हाइट और आँखों का चश्मा जो है उसका, और वो सब चीज़ें भी मायने रखती हैं, इसलिए मेडिकल प्रॉपर होता है। मेडिकल में आपकी फ़िज़िकल फिटनेस और उसको लेकर के, उसके अलावा भी और फिजियोलॉजिकल सारे टेस्ट हैं, बायोकेमिकल जो आपका एक तरह से पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं वो लगभग सब, उसके अलावा कान और आँख और सबकी जांच और सब, तो एक अच्छा भी ऐसी बहाने जांच भी हो जाती है, तो आपका अच्छा खासा मेडिकल होता है। मेडिकल 2 फेज़ में होता है, फर्स्ट फेज़ में मेडिकल होता है, फिर सेकंड फेज़ में फिर मेडिकल होता है। वो सर्विस एलोकेशन के बाद फिर आपका एक तरह से, तो रिज़ल्ट से पहले प्रिलिमिनरी का जब रिज़ल्ट आ जाता है, जब आपका मेंस का, जब आप इंटरव्यू देते हैं उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन आपका मेडिकल है, उसके बाद फिर सेकंड फेज़ का मेडिकल है। देन फिर आपको इंटरव्यू, तब आपको एक तरह से प्रशिक्षण के लिए कॉल आता है। अलग अलग एकेडमीज़ हैं। अब पहले सारे कैंडिडेट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है वो एक साथ चलता था लवासना में, मसूरी में, और अब जो है कुछ पैरेलल में दूसरी और एकेडमी को उसका स्टेटस दे दिया गया है। लवासना वाला स्टेटस भोपाल की जो एकेडमी है, नोरोना एकेडमी प्रशासनिक अकादमी, पहले वहाँ केवल स्टेट सर्विस वालों का ट्रेनिंग्स का प्रशिक्षण होता था, लेकिन अब वहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज के IRS और दूसरे जो हैं उनका भी होने लगा है। बड़ौदा में जो पहले केवल ट्रेनिंग रेलवे की जो पेरेंट एकेडमी थी, वो अब एक तरह से वो भी
फाउंडेशन कोर्स कराती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वो केवल आईपीएस का पहले पेरेंट एकेडमी था, लेकिन अब वो एक तरह का फाउंडेशन कोर्स भी कराता है। तो फाउंडेशन कोर्स अब लगभग 4 जगह चलने लगा है और उसके बाद सब लोग अपने अपने पेरेंट एकेडमी में चले जाते हैं। तो आईएएस जो है वो रुक जाते हैं लबासना में अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए, आगे के इंडक्शन कोर्स के लिए, और बाकी के कोर्सेज जो हैं अपने पेरेंट एकेडमी में कस्टम वाले फरीदाबाद चले जाते हैं और इनकम टैक्स वाले नागपुर चले जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स एकेडमी चले जाते हैं। इसी तरह से रेलवे का बड़ौदा हो गया और कुछ का शिमला में है, कुछ का अल्मोड़ा में है। तो अलग अलग सर्विसेज के जो पेरेंट एकेडमी हैं जो अपने रिकॉग्नाइजिंग एकेडमी है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड। अब एक तरह से उसके बाद यूपीएससी से सिलेक्ट होने के बाद, मेडिकल होने के बाद यूपीएससी से एक तरह से तलाक हो जाता है। यूपीएससी से आपको एक अलग तरह का लेटर हो जाता है, वही आगे से आपका कोई संबंध नहीं है। अब आपको जो है संबंध जो रखना है वो ये आपका डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री है, डीओपीटी है, ये डिपार्टमेंट है। आप पुलिस वाले होम मिनिस्ट्री में चले जाएंगे और आप अपने विभाग से संपर्क रखिए और उसके संपर्क में रहिए। वही आपका अपॉइंटमेंट करेगा, वही आपके ट्रेनिंग करवाएगा, वही आपके सर्विस भत्ते, सैलरीज, उन सब के बारे में उसका निर्धारण वही करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है। तो इस तरह से ये हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और आपको पूरी प्रिलिमिनरी से लेकर के लबासना तक की जर्नी के बारे में हमने